बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन जो है वो हमारी किडनीज़ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हमारे जो है वो किडनी जो है नेफ्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में कहा था कि हमारे जो लंग्स है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, एल्वियोलाई से मिलकर। इसी तरह हमारे जो किडनीज है बच्चे नंबर ऑफ द नेफ्रॉन से मिलकर बने हैं। तकरीबन हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन जो है वो इस काबिल बनाते हैं किडनी को कि किडनी अपना प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म कर सके। अगर हम बेटा जी नेफ्रॉन, अब अभी मैंने कहा कि नेफ्रॉन क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल भी यूनिट है और फंक्शनल भी यूनिट है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ये किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करे। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट किसकी है बेटा जी? किडनी की। अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो इसके बेटा जी 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक को हम कह देते हैं जी रीनल कॉर्पसल। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 मेन पार्ट्स, रीनल कॉर्पसल और ये जो नीचे की जानिब है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है जी रीनल ट्यूब्यूल। There are the 2 main parts of kidney nephron, renal corpuscle and renal tubule. रीनल कॉर्पसल ऐसा पार्ट ऑफ द किडनी है जो कि ट्यूबुलर नहीं होता, जो कि ट्यूब्स पे कंसिस्ट नहीं होता। देख लेंगे, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक आउटलाइन दी है तो ये ट्यूब्स पे कंसिस्ट नहीं है। इसको फर्दर जो है वो डिवाइड किया जाता है 2 मेन पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं जी बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, और एक होता है जी हमारे पास ग्लोमेरुलस। बाउमेंस कैप्सूल क्या है जी? बाउमेंस कैप्सूल ये है जी बेटा जी, बाउमेंस कैप्सूल इज द कप शेप स्ट्रक्चर। अगर आपको नजर आ रहा है बेटा जी, ये ब्लैक कलर जो मैंने बनाई है द कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। बाउमेंस कैप्सूल ने इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को सराउंड किया हुआ है, इसको हम कहते हैं जी ग्लोमेरुलस। तो ये था जी रीनल कॉर्पस। अब फर्दर जो है जी हमारे पास बात आती है जी रीनल ट्यूब्यूल की। रीनल ट्यूब्यूल बचे 3 मेन ट्यूब्यूल्स पे कंसिस्ट है। पहली जो हमारे पास ट्यूब्यूल, ये जो मैंने आपको दिखाई हुई है यहाँ पे बेटा जी ग्रीन कलर की। अब हम बारी बारी जो है वो पार्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट करते रह जाएंगे। तो बेटा जी ये हमारे पास जो है वो नज़र आ रही है ग्रीन कलर की जो ट्यूब है, इसको हम कहते हैं जी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है इब्तदाई, पहले आने वाली। कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है क्वाइल्ड, मतलब सीधी सीधी नहीं है, क्वाइल्ड जो है वो ट्यूब्यूल है, मतलब ये पहले आने वाली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल है। फिर है जी हमारे पास यू शेप स्ट्रक्चर। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी लूप ऑफ हैंडल या लूप ऑफ हैंडले भी कहते हैं, यू शेप स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर आपको जो है वो इधर नज़र आ रही है यू शेप स्ट्रक्चर के एंड जहाँ पे होता है वहाँ पे एक और आपको क्वाइल ट्यूब्यूल नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है पिछली, बाद में आने वाली, कॉन्वुलेटेड क्वाइल ट्यूब्यूल, बाद में आने वाली क्वाइल ट्यूब्यूल। फिर है जी मेरे पास ये रेड कलर की जो है नज़र आ रही है आपको, जो इसको हम कहते हैं जी कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स बच्चे आगे जाके जो है बना देती हैं जी पैपिलरी डक्ट्स। वर्ड है जी पैपिलरी, और पैपिलरी डक्ट्स बनाता है रीनल पेल्विस। और आपको पता है जी रीनल पेल्विस ही जो है वो क्या बनाती है आपके पास, यूरेटर।
पेपिलरी डक्ट्स मिलकर रीनल पेल्विस बनाएंगे। रीनल पेल्विस ही जो है वो बेस होती है इसकी यूरेटर की। तो ये था जी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा जी, अब हम बच्चे फंक्शंस इसके साथ ही पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे कि इसका नेफ्रॉन का ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो है वो फंक्शन किस तरह से कंट्रोल हो रहा है। तो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है, फंक्शनिंग ऑफ किडनी अगर हम देखें तो किडनी का मेन फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन। मतलब एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। यूरिन फॉर्मेशन जो है, ये जो फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, ये 3 स्टेप्स पे कंसिस्ट है। पहले स्टेप को हम कहते हैं जी प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप को हम कहते हैं जी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। And the third last step is tubular secretion. The function of kidney is urine formation. It is completed in the 3 steps. First step is pressure filtration, second is selective reabsorption and third one is tubular secretion. अब हम पढ़ते हैं कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से इसके फंक्शन को जो है वो रेगुलेट कर रहा है। ब्लड जो है हमारा फिल्टर हो रहा है किडनी के ज़रिए। किडनी के वेसिनिटी में जो ब्लड आता है वो जो है उसको फ़िल्टर कर दिया जाता है, फिर फ़िल्टर ब्लड को दोबारा से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है। स्टार्ट करते हैं जी फ्रॉम इंटीरियर साइड से, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे एक ट्यूब सी है जी, ये इसको हम कहते हैं जी एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल बेटा जी वो ब्लड वेसल है जिसके ज़रिए ब्लड जो है वो इंटर होता है हमारे जो है वो किडनीज में या ग्लोमेरुलस में। इसके नीचे एक और आपको ट्यूब्यूल नज़र आ रही है इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल वो है कि फिल्टर ब्लड जो है यहाँ से जो है वो बाईपास किया जाता है। अब बच्चे एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए ब्लड आया, यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो है वो ब्लड आ चुका, मैक्सिमली ब्लड आ चुका। अब इस ब्लड को फिल्टर करना है तो क्या होता है जी यहाँ पे, अब चूँकि बच्चे ब्लड है, ब्लड के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो मटीरियल्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स है, ब्लड सेल्स हैं, ग्लूकोज है, साल्ट्स हैं, वाटर है, यूरिया है, ये डिफरेंट मटीरियल्स ब्लड के अंदर मौजूद है। इन मटीरियल्स की वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होता है कि कुछ मटेरियल जो है वो ग्लोमेरुलस से निकलते हैं और बॉमेंस कैप्सूल में इस कप शेप स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। मैंने कहा कि कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। अब फिल्ट्रेशन हो रही है। फिल्ट्रेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। इस स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आ रही। इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ रहा है जी वाटर, यूरिया, साल्ट्स, ग्लूकोज। ये वो मटेरियल्स हैं जो कि ब्लड से डिफ्यूज आउट होते हैं और बॉमेंस कैप्सूल में इंटर होते हैं। बाकी पीछे ब्लड में रह के ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स। ब्लड सेल्स और प्रोटीन चूँकि बल्कि इन स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, बल्कि इन स्ट्रक्चर है मतलब लार्ज इन साइज़ है, तो ये फिल्टर आउट नहीं होंगे, ये ब्लड के अंदर ही रहेंगे। तो अब जो है वो ये कुछ मटेरियल जो है वो ब्लड से बाहर निकले हैं, तो अब इनको हम ब्लड का तो नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये तो चंद मटेरियल है जो कि जिसमें ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स जो है वो नहीं है। ठीक है बेटा जी, इसलिए इसको हम क्या देते हैं, दिस इज़ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस के ज़रिए जो चीज़ें हमने छान ली हैं, जो बाकी बच गई हैं चीज़ें, उसको हम कह देते हैं जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो पहला हमारे पास जो पहला स्टेप है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया, डैट इज़ द प्रेशर फिल्ट्रेशन।
कि ब्लड प्रेशर के ज़रिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ब्लड से डिफ्यूज़ आउट हो जाना और बाउमेंस कैप्सूल में इंटर हो जाना, ताकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया जा सके। अक्सर अगर यूरिन टेस्ट किया जाए तो अगर किसी के यूरिन टेस्ट में जो है वो रेड ब्लड सेल पॉजिटिव आते हैं या प्रोटीन्स पॉजिटिव आते हैं, तो उसका ये मतलब है कि उसकी किडनी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, उसका किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा। क्योंकि नॉर्मली यूरिन टेस्ट में जो है वो जो होते हैं प्रोटीन्स वो भी नेगेटिव होते हैं और ब्लड सेल्स भी नेगेटिव होते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है जी, दैट इज़ द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, सिलेक्टिव मतलब चुन चुन के, रीअब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा से अब्जॉर्ब करना, चुन चुन के कुछ मटेरियल्स को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना। अब बच्चे हम चुन चुन के उन मटेरियल्स को रीअब्जॉर्ब करेंगे जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो हमारी बॉडी से रिलीज़ आउट हो सकें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको जो है वो क्या करते हैं, दोबारा से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। अब आ जाती है बात जी बाउमेंस कैप्सूल से। बाउमेंस कैप्सूल में ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये इंटर हो गया बेटा जी कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। कहा यह जाता है कि 99% जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंजर्व कर दिया जाता है। 99% मटीरियल जो है वो कंजर्व कर दिए जाते हैं, सिर्फ 1% जो है वो यूरिन की फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं। तो ये जो 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो कंजर्व किया जा रहा है, ये किसके ज़रिए किया जा रहा है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के ज़रिए। अब ये सारे मटेरियल्स वाटर, यूरिया, साल्ट्स, ग्लूकोज, ये आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब बच्चे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में के अराउंड में भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल ने इसको सराउंड किया हुआ है। लोब ऑफ एनल के अराउंड भी ब्लड वेसल्स हैं। इसके अलावा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अराउंड भी बेटा जी ब्लड वेसल्स हैं। अब क्या होता है हमारे पास कि जो वाटर है, साल्ट्स हैं, जो ग्लूकोज है, जो कि हमें चाहिए, ये बेटा जी डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए या ऑस्मोसिस के ज़रिए ये हमारे नेफ्रॉन के पार्ट्स से बाहर डिफ्यूज़ आउट होते हैं और हमारे ब्लड में इंटर होते हैं। जिस तरह पार्ट मैं कहती हूँ कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मैक्सिमली रीअब्जॉर्प्शन होती है जी वाटर की और ग्लूकोज की, कि वाटर और ग्लूकोज जो है वो नेफ्रॉन से या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से डिफ्यूज़ आउट होते हैं और जो है वो वाटर में रीअब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही बेटे साल्ट्स की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन वो होती है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो क्यों बेटा जी, साल्ट जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ब्लड में ऑलरेडी साल्ट्स मौजूद हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ एनर्जी यूज़ करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ब्लड को जो है रीअब्जॉर्ब किया जाता है। क्योंकि जब ब्लड के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो साल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमारा ब्लड हो जाएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक को जो है बैलेंस करने के लिए इसके पीछे पीछे क्या मूव करेगा, वाटर। तो वाटर भी ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाता है नेफ्रॉन से या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से इनटू द ब्लड। तो इस तरह हमने ग्लूकोज को, साल्ट्स को, वाटर को कंजर्व कर दिया, अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का दोबारा से हिस्सा बना लिया। इसके बाद जो है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बाकी बच्चे कुछ रह गए मटीरियल्स वो आ जाते हैं इस तरफ नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बेटा जी। अब चूंकि यहाँ पे मटीरियल्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और आपके पास बेटा स्ट्रक्चर क्या है, लोब ऑफ एनल। लोब ऑफ एनल का वो बाजू, ये बाजू ही है ना, लोब ऑफ एनल का वो बाजू जिसमें मटीरियल्स का फ्लो नीचे की जानिब है, उसको हम कहते हैं जी डिसेंडिंग लिम्फ। डिसेंडिंग लिम्फ, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे आना, और मटीरियल यहाँ से यहाँ फ्लो करके ऊपर की जानिब यहाँ पे माइग्रेट करने। और लोब ऑफ एनल का बेटा जी ये वाला जो पोर्शन है जिसमें मटीरियल्स का फ्लो ऊपर की जानिब है, उसको हम कहते हैं जी असेंडिंग लिम्फ। अब बेटा जी डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्फ में भी रीअब्जॉर्प्शन होते हैं क्योंकि इसके सराउंडिंग में भी ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। तो बेटा जी डिसेंडिंग लिम्फ में ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन होती है किसकी जी, वाटर की। और वाटर की इधर जो है बेटा जी किसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी जी, वाटर की। और डिसेंडिंग लिम्फ में रीअब्जॉर्प्शन होती है बेटा जी किसकी, ज़्यादा सॉल्ट्स। ठीक है जी। फिर आता है जी मटीरियल्स अब जा रहे हैं जी किसमें, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में।
डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जो है बाकी बची कुछ मटीरियल फार्जेबल एक्सेसिव अमाउंट में जो है वाटर रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है इनटू द ब्लड वेसल्स। ठीक है जी, जो चीज़ें अब्जॉर्ब हमने करनी थी, जो चीज़ें हमें चाहिए थी, उसको हमने मैक्सिमली अब्जॉर्ब किया। इसलिए मैंने कहा कि 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हम दोबारा से जज़ब कर लेते हैं और अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बना देते हैं। बाकी रह गया यूरिया या एक्स्ट्रा साल्ट या एक्स्ट्रा वाटर, या एक चीज़ आती है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन बच्चे एक बाय प्रोडक्ट होता है क्रेटिन प्रोटीन का। ठीक है, क्रेटिन हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है बेटा जी, क्रेटिन जब टूटती है तो क्रेटिनिन बनता है। क्रेटिनिन हमारी बॉडी को नहीं चाहिए तो इट मस्ट बी रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी। तो क्रेटिनिन हो गया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, एक्स्ट्रा साल्ट्स हो गया। ठीक है जी, और यूरिया हो गया या एक्स्ट्रा बेटा जी साल्ट, सोडियम, पोटाशियम आयन जो भी हो गया, उसको बेटा जी यहाँ से जो है वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से फेंका जाता है, कलेक्ट किया जाता है किधर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास स्टेप स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट स्टेप दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन के ट्यूब्स के ज़रिए एक्स्ट्रा चीज़ को सिक्रीट करना, रिमूव करना। बेटा जी हम ये क्यों करें, हम ये यूरिया को, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट को क्यों रिमूव करें, ताकि अपने ब्लड की पीएच को जो है मेंटेन रख सकें। हमारे ब्लड की पीएच होती है 7.35 टू 7.45। हम चाहते हैं कि हमारे ब्लड की पीएच इतनी ही रहे अगर हमने अपने लाइफ के प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने हैं। अगर हमारा किडनी डैमेज हो जाएगा तो ये एक्स्ट्रा साल्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा यूरिया हमारे ब्लड के अंदर जमा होगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड की पीएच चेंज होगी। ब्लड की अगर पीएच चेंज होगी तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी ब्लड को पीएच करने के लिए किडनी सारी की सारी मुशक्कत कर रहा है। अब ये जो अभी तक हम जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे थे बच्चे, अब इसको हम नाम दे देंगे इसका यूरिन का, क्योंकि ये वो चीज़ें जो कि अब हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो यूरिन बच्चे कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट किया जाता है, फिर पैपिलरी डक्ट्स में पास होता है और फिर रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से जो है यूरेटर को दे दिया जाता है और यूरेटर प्रोवाइड होता है बेटा जी आगे किसको देगा, यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरेनी ब्लैडर देगा किसको, यूरिथ्रा को। यूरिथ्रा से हमारी बॉडी से जो है वो यूरिन रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये था जी हमारे पास फंक्शन ऑफ द किडनी के, हमारे किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हमारे किडनी के फंक्शन को जो है वो रेगुलेट करता है, कैसे जो है वो मेंटेन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।